अब मेरे को 10-15 मिनट ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि पहले मैं आपको पूरे गुडविल के कॉन्सेप्ट्स बता दूं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन खींचूंगा ना फिर आपको आएगी दिक्कत। देखिए भाई, गुडविल को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपके कोर्स में 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। घर जाके नोट्स बना लेना, जहां तक कोशिश है मैं ओरली बोल रहा हूं, जो चीज लिखने की वो लिख दूंगा ताकि स्पीड बने थोड़ा सा, ठीक है। तो गुडविल को कैलकुलेट करना है, बुक्स बंद कर दीजिए सब लोग। गुडविल को कैलकुलेट करना है तो 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेके जाना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर बात सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की करें, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर एक्चुअल मतलब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सिद्धांत ध्यान दीजिए। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ लास्ट या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, टोटल ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इस फॉर्मूले की मदद से आपको मिलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मतलब आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको अपने प्रॉफिट को मतलब आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज करने से पहले आपको अपने प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको उस प्रॉफिट को, अपने नेट प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपके नेट प्रॉफिट में प्लस होंगी और कुछ चीजें उस नेट प्रॉफिट में से माइनस होंगी। क्या चीजें प्लस होंगी, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट ईयर के प्रॉफिट में जो चीजें ऐड होनी है वो है सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस, और एबनॉर्मल लॉसेस के कुछ नाम मैं बता देता हूं, जैसे कि लॉस बाई फायर, है ना, लॉस बाई थेफ्ट। इस तरीके के ये लॉसेस होते हैं ना, एबनॉर्मल लॉसेस बोला जाता है। एक होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जिन चीजों की मदद से, जिन चीजों की वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, कब? जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, जब पार्टनरशिप फर्म ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके लाए हो, अगर वो किसी फैक्टर की वजह से, जो ऑपरेटिंग फैक्टर नहीं है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट अगर रिड्यूस हुआ है, तो उसको ही आप ऐड कर रहे हो, जिसमें एक फैक्टर है ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने अपने ओपनिंग स्टॉक का, समझो, अगर आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया हुआ, देखो खुद से लॉजिक लगाओ, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो बेटा ओपनिंग स्टॉक आप कौन सी साइड में रखते हो? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड जो होती है वो एक्सपेंसेस के लिए रहती है बेसिकली। तो जब आप किसी चीज का ओवर वैल्यू डेबिट साइड में डालोगे, तो डेफिनेटली आपका एक्सेस वाला पक्ष बढ़ रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होकर के निकल करके आएगा वो रिड्यूस जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वजह से पहले आपका प्रॉफिट रिड्यूस जो हो रखा है, इसीलिए उसको ऐड किया है। पेपर में भूल जाते हैं, इसलिए इतना डीप समझा रहा हूं। ये टॉपिक ऐसा है कि अभी तो बहुत इजी लग रहा है बुक सामने, जब आप पेपर करने जाओगे ना और आ गया ना कि ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 4 पॉइंट है। एक है ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक है अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक है ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और एक है अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, बहुत मुश्किल रहता है आइडेंटिफाई करना चारों में। तो इस तरह से पहचान लेना कि अगर प्रॉफिट पहले रिड्यूस्ड हुआ है किसी वजह से, तो इसीलिए वो चीज अब अपोजिट हो रही है, नहीं प्लस हो रही है। एक चीज और है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, उसका नाम होता है अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब खुद सोचो, आप क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड में रखते हो? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड अगर आपकी अंडर वैल्यूड है, तो भी आपका प्रॉफिट रिड्यूस्ड होकर आने वाला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपको इसकी वजह से उस चीज को भी एड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आपके जितने भी नॉन रिक्यूरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब आपको वापस ऐड ऑन करनी है। क्योंकि जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, तब आपने उनको लेस किया था। लेकिन अभी आपको अगर गुडविल निकालनी है, तो गुडविल के लिए आपको जो प्रॉफिट चाहिए होगा वो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए होगा, जो आपके ऑपरेशनल से रिलेटेड है। इसीलिए आप क्या करने वाले हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये कौन से होते हैं? वैसे इसमें लिखा नहीं कौन से होते हैं, बस समझ जाना कि जो कभी कभार होते हैं, जो बार बार नहीं होते बिजनेस में, ठीक है। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी आपको ऐड करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि परचेज ऑफ मशीन, आपने कोई असेट्स खरीदी,
गलती से आपने उसको डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस अकाउंट में, तो आपने उसको एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया, जबकि आप मशीन खरीद रहे हो तो पीएनएल में कब से जाने लग गई, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल के अंदर कब से जाने लग गई मशीन खरीदना, वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना, लेकिन आपने बैलेंस शीट में ना दिखा करके उसको वहां दिखा दिया पीएनएल में, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस्ड हो गया ना। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनको आपको वापस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले रेवेन्यू की तरह से चार्ज हो गए हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू की तरह से चार्ज हो गए उनको वापस आपको एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है साहब। और ये कुछ चीजें थी जो प्लस करनी होती है और कुछ चीजें होती हैं जो माइनस करनी होती हैं। क्या माइनस करना होता है साहब? एबनॉर्मल गेन्स, कोई आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो नॉर्मली बिजनेस कोर्स में नहीं आता, लाइक आपने अपनी कोई एसेट्स बेच दी, अब रोज रोज थोड़ी नहीं एसेट्स बेच रहे हो, तो उसको बेचने पर आपको प्रॉफिट आ गया तो वो हो गया आपका एबनॉर्मल गेन, वो हो जाएगा लेस, क्योंकि पहले वो इंक्लूडेड है प्रॉफिट के अंदर, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ओवर वैल्यू किया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड में रहता है ना, आते नहीं यार ऐसे कोर्स नहीं पढ़ पाएगा, हाँ जी। तो ओवर वैल्यू, ध्यान से सुन लो, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके आए हो, मतलब अपना क्रेडिट साइड ओवर वैल्यू करके आए हो, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था ना, तो इसलिए आप उसको लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक यानी डेबिट साइड को डिक्रीज किया हुआ, अंडर वैल्यू किया हुआ है, तो आपका एक्सपेंसेस साइड डिक्रीज हो रखा है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर आया हुआ है, इसीलिए उसको अब आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है साहब। इसके अलावा बेटा नॉन रिक्यूरिंग इनकम्स, जो नॉन रिपीटिंग इनकम्स है, वो अगर आपकी इनकम आपके प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो रखी होती है तो उसको आपको लेस करना होता है। नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, या कहीं से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हमने, कोई मतलब है, तो कहीं हमने बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, वहां से हमारे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज और माइनस होती है, मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट के अंदर आता है पार्टनर का रिम्यूनरेशन। अगर किसी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन आपने दिया है, क्योंकि आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपने किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन नहीं दिया है, तो वो भी आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी आपको एप्रोप्रिएशंस करने पड़ते हैं, तो भले ही प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर तो कंपनी का मतलब, यहां पर आपका फर्म का मतलब तो पूरा एप्रोप्रिएशन के आंसर से है ना, तो आपको सारे एक्सपेंसेस लेस करने चाहिए, भले ही आपके वो एप्रोप्रिएशन होते, पर होते तो वो एक्सपेंसेस ही है ना फर्म के लिए, तो वो भी तो प्रॉफिट में से चार्ज होते हैं ना। तो अगर अभी तक आपने किसी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन देना था और वो आपने अभी तक नहीं दिया है, तो उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। उसके बाद सभी ईयर्स के एक्चुअल प्रॉफिट को आप एवरेज करोगे, ठीक है, टोटल करके उसका एवरेज बनाओगे। और एक चीज और, कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस है, आपको लग रहा है कि अभी तक हमने ये चीज नहीं करी थी, पर अब नियर फ्यूचर में या फिर अब से हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह कुछ हो गया, तो वो सब चीजें भी आपको लेस करनी पड़ेंगी जो होनी है फ्यूचर में, क्योंकि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लिखा है फ्यूचर के एक्सपेंसेस आपको पता होते तो लेस कर देना शुरू कर देना चाहिए आपको, ठीक है सब। तो इस तरीके से आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, फिर सारे ईयर के प्रॉफिट्स को एक्चुअल प्रॉफिट्स का टोटल करके उसमें उसके नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड लगाएंगे, तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, जिसे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल मिलेगी। ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट होती है इससे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, कभी कभी नंबर ऑफ ईयर परचेजेस नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं? जो आपको जितने ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसका हाफ कर दो। जैसे मान लो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसका हाफ हो गया 2.5, उसको राउंड ऑफ कर लो 3। वैसे बहुत से लोग कहते हैं मोस्टली 3 या 5 एज्यूम करना चाहिए, वैसे ज्यादातर 3 या 5 ही आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका फाइनली गुडविल का जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है उसके भी फॉर्मूले सुन लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का एक नाम और होता है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट का एक नाम और होता है, एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट जो आप निकालते हो उसका एक नाम और होता है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस नाम से भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आपसे बोल दे कि क्वेश्चन के अंदर एफएमपी इतनी दी हुई है, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो भी वही चीज है एक्चुअल प्रॉफिट।
इसमें अब जब आप उस पे जाएंगे, वेटेड पर जाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले गाइस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के माध्यम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, तो फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब नंबर ऑफ ईयर परचेजेस तो दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल की मदद से आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो फॉर्मूला जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का वो है टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेटेड एवरेज, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। समझ लो, मैं लिख देता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेज एवरेज, वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ठीक। अब ये टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकलता कैसे, वैसे ये निकलता है हर एक ईयर का वेट डिजाइन किया जाता है, हर एक ईयर का एक वेट असाइन किया जाता है, उस वेट का मल्टीप्लाई किया जाता है उस ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट से। हर एक ईयर का वेट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपको मान लो 4 साल के प्रॉफिट्स दिए, पहले तो आपको उन चारों साल के प्रॉफिट को इंडिविजुअली एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट्स को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कोई एडजस्टमेंट है तो। जो मैंने अभी टेबल बताई ना आपको, एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट में से क्या चीजें ऐड ऑन होनी है, क्या चीजें लेस होनी है, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको अपने नेट प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना, ईयर वाइज कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी कॉमन चीज है जो सब में हो रही है तो आप सोचो कि लास्ट में एवरेज में से कर ले, नहीं, गलत हो जाएगा। वेटेड वाले में आपको ईयर वाइज लेके जाना पड़ता है। अगर कोई चीज चारों ईयर के प्रॉफिट में से जोड़नी है तो आपको चारों ईयर के प्रॉफिट में जोड़नी पड़ेगी। अब यहां करने की कोशिश करोगे तो खेल खराब हो जाएगा उसका। चारों ईयर के, ये गलती होती है पेपर में, चारों ईयर की प्रॉफिट में से कोई चीज माइनस होनी है तो वो चारों में से माइनस होनी है, ये नहीं कि अब लास्ट में एवरेज में कर दो, सिंपल में चल जाता है वो चीज, वेटेड में नहीं चलेगी। तो आप क्या करेंगे, ईच ईयर के वेट को जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट से, तो आपको जो मिलेगा जिसका नाम प्रोडक्ट भी है, फिर इन अदर वर्ड्स टोटल बिजनेस प्रॉफिट या टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है। और डिवाइड लगाएंगे टोटल ऑफ वेट से, जो हर ईयर के वेट से उसका टोटल कर लेंगे तो वो बन जाएगा टोटल ऑफ वेट। तो आपको क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, तो फर्म की गुडविल आपको मिल जाएगी, ठीक है साहब। अच्छा, एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वेट खुद से देने पड़ जाते हैं, तो अगर ऐसा हो तो हमेशा ध्यान रखना मोस्ट रीसेंट ईयर को सबसे हाईएस्ट वेट देना, मोस्ट रीसेंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे हाईएस्ट वेट देना। प्रॉफिट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वेट मत दे देना, जो सबसे नजदीक वाला ईयर है, सबसे नजदीक वाले ईयर का प्रॉफिट है, सबसे लास्ट वाले ईयर का प्रॉफिट ही नजदीक वाले ईयर का प्रॉफिट होगा, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में वेट देना, डिसेंडिंग ऑर्डर पीरियड को लेना। जैसे मान लो पिछले साल वाले को दे देना आप हाईएस्ट वेट, मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट है तो लास्ट वाले को वेट देना आप 4, उससे पीछे वाले ईयर के प्रॉफिट को 3, उससे पीछे वाले ईयर के प्रॉफिट को 2, उससे पीछे वाले ईयर के प्रॉफिट को 1, इस तरह से देना अगर वेट गिवन नहीं है तो। वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं, बट फिर भी सैंपल में मिल सकते हैं, ठीक है साहब। ये हो गया, तो मेरे ख्याल से ये सेकंड वाला मेथड भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक दो बात और मुझे बतानी है आपको, एक दो लाइन है, सुन लो। रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुनिएगा। देयरफॉर मोर वेटेज, ये मैंने बोला ही था वही है, देयरफॉर मोर वेटेज शुड बी गिवन टू रीसेंट प्रॉफिट्स। रीसेंट प्रॉफिट, रीसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को मोर वेटेज देनी चाहिए, बड़ी वाली जो वेटेज है वो उसको देनी है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं अजर्शन रीजन नहीं क्लिक कर जाए इस टाइप का। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ज्यादा अच्छा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंपैरिजन में, एज इट गिव्स मोर वेटेज टू प्रॉफिट ऑफ रीसेंट ईयर्स, क्योंकि इसमें रीसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट्स शोज राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड। जब आपके प्रॉफिट में राइजिंग ट्रेंड दिख रहा हो या फॉलिंग ट्रेंड दिख रहा हो तो वहां आपको अपने फर्म की गुडविल जो है वेटेज एवरेज
प्रॉफिट मेथड से निकालनी चाहिए। जब आपके ईयर वाइज एक ट्रेंड दिख रहा हो, ट्रेंड समझते हो ना, एक पैटर्न हो, आपके प्रॉफिट ईयर बाई ईयर, ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते जा रहे हो, या फिर ईयर आफ्टर ईयर आपके प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हो, तो राइजिंग ट्रेंड हो प्रॉफिट में या फॉलिंग ट्रेंड हो, तो वहां आपको अपनी फर्म की गुडविल निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, आगे इसके बाद हमारा सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। घर जाके नोट्स बना लेना भाई इनके सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बोले। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब आपको इस मेथड से जो गुडविल निकालनी है दादा, तो फर्म की गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। सीधे बैठो, बुढ़े नहीं हुए अभी से, एचपीजेसी के लड़के, सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी आगरा, नाम भी बताना पड़ेगा इसके बाद। हाँ, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए तो पूरी पीएचडी करी है हम। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ, या फिर समटाइम्स इफ क्वेश्चन परमिट्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले की मदद से आपका फर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो अभी समझते हैं, या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो भी अभी समझते हैं। इसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है ना, वैसे नहीं दी हो तो 10% एज्यूम करनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिस्क भी दी होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अलावा, तो उसको भी उसके अंदर ऐड करके टोटल जो रेट आती है वो कहलाती है आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी ध्यान रखना, रेट ऑफ रिस्क भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का पार्ट माना जाता है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से चले जाओ या असेट साइड अप्रोच से चले जाओ। लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस और करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को एड ऑन करना पड़ेगा। पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है, चाहे वो फिक्स्ड नेचर कैपिटल हो या वो फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल हो। फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट, दो बैलेंसेस होंगे, करंट का होगा और कैपिटल का होगा, क्रेडिट वाला बैलेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिजर्व को ऐड करेंगे, जो रिजर्व्स होते हैं हमारे वो ऐड करेंगे, माइनस करेंगे गुडविल। अब ये कौन सी गुडविल होगी? इफ एनी इन द बुक, मतलब अगर एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन के अंदर है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नई गुडविल तो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना। और एक चीज माइनस होती है फिक्टिटियस असेट्स, जो आर्टिफिशियल असेट्स होती हैं, और एक चीज माइनस होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या क्या माइनस होने वाला है? पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करंट के बैलेंस क्रेडिट वाले ऐड होंगे, और उसमें से माइनस होगा एक चीज प्लस होगी रिजर्व, माइनस होगा फिक्टिटियस असेट्स, माइनस होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस होगी एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी। ठीक सब, तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड बाई लायबिलिटी साइड अप्रोच। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट माइनस होगा अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप असेट साइड अप्रोच से जा रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, तो असेट साइड अप्रोच में आपका रहेगा ऑल असेट्स, जो असेट साइड की जितनी भी असेट्स हैं वो सारी असेट्स, जो जो चीजें अभी हमने पीछे लायबिलिटी साइड अप्रोच में असेट्स में से उठा के माइनस करी थी वो चीजें इग्नोर करनी है टोटल करते समय। ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को एक्सक्लूड करो टोटल में से, ऑल असेट्स के टोटल में से एक तो क्या चीज हटाओ, एग्जिस्टिंग गुडविल हटाओ, एक आप हटाओ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाओ, ठीक है ना, और एक आप हटाओ फिक्टिटियस असेट्स, क्योंकि वो वहां घटने का काम करती है और यहां पर हटने का काम करती है, ठीक है। इनको हटा के जो असेट्स बची उनका टोटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना, जिसमें हमारी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है सब। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे? असेट साइड अप्रोच मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज और, असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। एक चीज और, एक स्टेटमेंट होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि भैया इसको ट्रेड मानिए, ट्रेड मानिए, तो याद रखिएगा खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो नॉन ट्रेड होता है। और नॉन ट्रेड का क्या यूज होता है?
अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो माइनस होगा, असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। टोटल अगर टोटल में इन्वॉल्व है तो उस टोटल में से माइनस होगा, अदरवाइज टोटल खुद कर रहे हो तो उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद एक बात और थी कि इसमें लिखा हुआ है समटाइम्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis that profit is earned during the year and capital employed changes from time to time। मतलब जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बार बार टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है ना, तो वहां पर फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का सहारा ले लेते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ठीक है साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। और जो आप कैलकुलेट करके लाए थे ना भी कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है और क्लोजिंग नहीं दिया और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर गुडविल निकालने की कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो आप क्या करोगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अभी फॉर्मूला जो समझाया उससे निकालोगे, फिर दोनों कैपिटल एम्प्लॉयडों का एवरेज करोगे, फिर आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। भेजे में घुस गई बात? अगला है हमारा थर्ड मेथड है हमारा बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल निकालने का। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा पीछे एक चीज रह गई थी बतानी, वो और बता दूं, जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हो तो वहां पर जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ऑफनली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मेथड को फॉलो करें। तो देखो भैया ऐसा है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी है उसका टोटल के साथ दी हुई है, मतलब कंप्लीट बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दी है, तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। लेकिन अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी है तो जहां पर झुकाव दिया है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट जो है वो लायबिलिटी साइड अप्रोच की ज्यादा दिख रही है तो उसको फॉलो कर लो, या फिर असेट साइड अप्रोच की दिख रही है एडजस्टमेंट्स तो उसको फॉलो करके आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दो मेथड फॉलो करने होते हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में, बोल देगी फर्म की गुडविल निकालो साहब कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो भैया दोनों करने पड़ेंगे अगर पॉसिबल है दोनों निकालना तो, और अगर नहीं है पॉसिबल तो जहां झुकाव है वैसे निकलेगा। अब निकलेंगे कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे लगेगा, तो सुनो भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर फॉलो करना है तो आपको दो स्टेप में गुडविल निकलेगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, 2 स्टेप में आपकी गुडविल निकलेगी। पहली स्टेप होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय ऊपर 100। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में आ जाती है, समझ गए? तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को, अगर इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से बेटा, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे, जिसका दूसरा नाम होता है नेट असेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से जब आप नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा उसका नाम होगा आपका गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो उसमें केवल मैडम एक ही स्टेप में काम हो जाता है। अन्वेषा अग्रवाल शिवालिक की नींद लेते हुए, सिस्टर ऑफ रोनित एंड रोहित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल। चलिए देखिए, तो सार्थक जी ध्यान दीजिए, स्टूडेंट ऑफ भगवान सर। तो इसमें ये रहता है बेटा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आप लेके जा रहे हो तो भाई आपको एक ही स्टेप में गुडविल निकाल के लानी है, और वो स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फर्म की गुडविल डायरेक्टली आ जाएगी। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इतनी देर से इतने सारे फॉर्मूले बताने के बाद
लॉस।